देखो प्रीवियस लेक्चर्स तक हमने डिस्कशन क्या कर लिया था। आपने वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं वो सीख लिया था, कैसे दो वेक्टर्स का एडिशन किया जाता है, उसका ज्योमेट्रिकल किस तरह से इंटरप्रिटेशन होता है, या फिर वेक्टर्स अगर रिप्रेजेंट किए गए हैं आई जे के कैप में तो आई को आई के साथ ऐड करना होता है, जे को जे के साथ ऐड करना होता है, के को के साथ ऐड करना होता है। इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक हम जो करने जा रहे हैं वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, यानी दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। अब फिजिक्स में एक्चुअल में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन भी दो टाइप्स के होते हैं। वेक्टर्स को अगर हम जैसे मान लो क्या करते हैं, मैं दो तीन फॉर्मूले ऐसे आपको समझाता हूं। मान लो एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये हमने पढ़ रखा ऑलरेडी नाइन्थ में, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। समझने वाली यहां पर बात क्या है, नाइन्थ में भी मैंने आपको याद रखवाया था, बोला था कि बेटा इसके बीच में डॉट लगाना, कभी क्रॉस मत करना। ठीक है, मैंने ये चीज आपको समझाई थी कि ऐसे मत करिएगा। आपको हमेशा इसके बीच में क्या बोला गया था, डॉट लगाने के लिए। इसके पीछे का लॉजिक आपको समझाता हूं। देखो, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन वर्क कैसी क्वांटिटी है, वर्क जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। देखो ध्यान से इस चीज को सुनना, दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स का अगर मैं प्रोडक्ट निकाल रहा हूं तो एक स्केलर आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही देखो मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं। जैसे क्या होता है ना, किसी चीज को घुमाने के लिए, जैसे रोटेट करने के लिए टॉर्क की जरूरत होती है। हम फोर्स लगा के किसी चीज को रोटेट नहीं कर सकते हैं। देखो मैं ऐसे एक फॉर्मूला बताता हूं, टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, एफ क्रॉस एस लिख देते हैं। चलो, ये एक वर्ड है, आगे जाकर क्या पढ़ोगे इसको, टॉर्क पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या आपको जानने के लिए, देखो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, और जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो एक वेक्टर क्वांटिटी। इनको थोड़ा ध्यान से देखिए। इसमें फोर्स वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दोनों को मल्टीप्लाई करने से एक स्केलर क्वांटिटी मिल रही है। यहां पर दोनों को मल्टीप्लाई करने से एक वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है। दोनों को अच्छे से ध्यान से देखो, दोनों में एक डिफरेंस है, मैंने लिखा है। यहां पर भी मल्टीप्लिकेशन का साइन है, यहां पर भी मल्टीप्लिकेशन का साइन है, लेकिन दोनों के साइन का डिफरेंस है। इसको पढ़ा जाता है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, और इसको पढ़ा जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। अब आपको एक चीज समझ में आ गई कि हमें मल्टीप्लिकेशन दो टाइप्स की बनाने की क्या जरूरत थी। मान लो मल्टीप्लिकेशन में लिख रहा हूं, दो चीजों के मल्टीप्लाई से स्केलर क्वांटिटी चाहिए, या दो चीजों के मल्टीप्लिकेशन से एक वेक्टर क्वांटिटी चाहिए। इसकी डिपेंडेंसी जो है वो इस पे होती है कि यहाँ पर किस टाइप का मल्टीप्लिकेशन किया गया। अगर यहाँ पे डॉट लगाया गया, इसको पढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन ऐसे क्रॉस का साइन लगाया गया तो उसको पढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो दो टाइप के आपको मल्टीप्लिकेशन मिलते हैं। दोनों का मीनिंग मैं आपको पहले समझा देता हूं। ठीक है, जैसे देखो डॉट के लिए क्या जरूरी है, वर्क डन की अगर आपने डेफिनेशन यहां पर अच्छे से, अगर नाइन्थ में आपने वर्क की डेफिनेशन पढ़ी होगी तो वर्क की डेफिनेशन में ऐसा लिखा हुआ था, वर्क डन इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एक वर्ड लिखा था, एंड डिस्प्लेसमेंट शुड बी टेकन in the direction of force। देखो ये एक छोटा सा उसमें लाइन ऐड किया गया था। अगर आपने 9 की एनसीईआरटी के ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें वर्क की डेफिनेशन लिखी थी, वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और उसमें लिखा था एंड डिस्प्लेसमेंट शुड बी टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब देखो, जैसे मैं पहले आपको सिर्फ स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले सिर्फ डॉट प्रोडक्ट को ही स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। रीजन आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि डॉट लगाने से ही आपको स्केलर क्वांटिटी मिल रही है, तो आप उसको डॉट प्रोडक्ट बोलिए या स्केलर प्रोडक्ट बोलिए, एक ही चीज होती है। देखो ध्यान से सुनना, एक ब्लॉक अगर है, इस पे मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूं, और ये जो फोर्स लगा रहा हूं ये किसी एंगल थीटा पे लगा रहा हूं। ठीक, ऑब्वियस है डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा जैसे ये जमीन पे रखा गया है। ठीक है, स्मूथ सरफेस है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका इस तरीके से होगा। ठीक, क्या कहा जाता है, अगर मैं वर्क निकालू
तो वर्क के लिए लिखा जाता है वर्क इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट आपको लेना है वो फोर्स के डायरेक्शन में होना चाहिए, ये डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में नहीं है। तो एक काम करो, इस डिस्प्लेसमेंट को रिजॉल्व कर लो, या तो आपका मन कहता है फोर्स को भी रिजॉल्व कर सकते हैं, दोनों आपकी चीजें, दोनों चलेगा, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा कर सकते हैं, जो फोर्स है ना बेटा एफ, मान लो एफ लिखा मैंने, तो एफ तो वेक्टर क्वांटिटी है, एफ को दो पार्ट में रिजॉल्व करो, तो यहां पर आ जाएगा जिसके साथ एंगल बनता है वहां पर कॉस, और उसके परपेंडिकुलर में साइन। भाई मैंने एफ को क्या किया, दो पार्ट में रिजॉल्व किया ना। नया डायग्राम देखो बना देता हूं। नया डायग्राम अगर बनाया जाए तो फोर्स को दो पार्ट में रिजॉल्व कर दिया गया, ये वाला बन जाएगा एफ के साथ कौन सा कंपोनेंट आएगा, कॉस थीटा का, और इसके ऊपर वाले डायरेक्शन में आएगा एफ के साथ साइन थीटा का कंपोनेंट। ये याद है प्रीवियस टर्म पे ऐसा समझाया था कि इसको एक ट्रायंगल मान लीजिए, ये ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है और ये एंगल मान लो थीटा, ठीक है। तो ये नीचे वाला क्या बन जाएगा, बेस, और ये वाला क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। बेस निकालो तो कॉस के साथ आता है, और परपेंडिकुलर निकालो तो साइन के साथ में आता है। यानी ये परपेंडिकुलर वाला साइन के साथ हो गया, और ये जो बेस वाला वो हो गया कॉस थीटा के साथ में। अब देखो डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में हो रही है, इस डायरेक्शन में हो रही है ना डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर वर्क निकालोगे तो एफ साइन थीटा का तो वर्क जीरो होता है, ऐसा पढ़ा था, क्योंकि 90 डिग्री पे वर्क जीरो होता है। तो एक्चुअल में वर्क क्या होगा, वर्क होगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी वर्क डन इज इक्वल टू आएगा एफ इंटू एस कॉस थीटा। दैट इज द मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ये डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग है। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं कि एक क्वांटिटी है सी मिल रही है, वो ए डॉट बी करने से मिल रही है। ए डॉट बी का मतलब क्या होगा, ए बी कॉस थीटा। देखो ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा कि दो चीजों के डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है ए डॉट बी का मतलब होगा ए बी कॉस थीटा। अच्छा ये थीटा क्या है जरा देख लो। थीटा जो है पहले वाले वेक्टर और दूसरे वाले वेक्टर के टेल टू टेल के बीच का एंगल है। थीटा जो है ये है एंगल बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड वेक्टर्स, पहले और दूसरे वेक्टर के बीच का एंगल है। ध्यान रखना है ये कैसे लेना है, टेल टू टेल के बीच का एंगल लेना है, हेड टू टेल मत लीजिएगा, वो ध्यान रहे, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट एक बार बढ़िया से अच्छे से समझो क्या कहा जा रहा है। डॉट प्रोडक्ट में दो चीजों के मल्टीप्लीकेशन से अगर एक स्केलर चीज मिलती है तो इसको कहा जाता है डॉट प्रोडक्ट, या फिर इसका नाम और है स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है, ठीक। अब हमने इसको कैसे आपको आइडेंटिफाई कराना है, जब हम लोग 9th में पढ़ रहे थे तो फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट और फोर्स को लेकर के वर्क डन निकालते थे, तो वर्क डन की डेफिनेशन लिखी जाती थी वहां पर कि वर्क डन इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट शुड बी टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वही डिस्प्लेसमेंट लेना है जो फोर्स के डायरेक्शन में हो। यहां देखो मैंने ऐसा लिख लिया कि फोर्स इस तरीके से लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, तो वर्क कितना होगा, तो पहले फोर्स को रिजॉल्व करो। ये कितना हो गया, एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा का कोई मीनिंग नहीं बनता है क्योंकि वो 90 डिग्री पे लग रहा है, ठीक है। आप किसी चीज को ऊपर खींच के उसका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं करा सकते। जरा ऐसे सोचो, फोर्स ऊपर लग रहा है ना, तो मैं किसी चीज को अगर ऊपर खींचूं और वो हॉरिजॉन्टल चल दे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप ऊपर खींचोगे तो वो ऑब्जेक्ट ऊपर आएगा। यानी इस एफ साइन थीटा का इस डिस्प्लेसमेंट में कोई रोल नहीं है। तो एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट करा कौन रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ करा रहा है एफ कॉस थीटा, क्योंकि एफ कॉस थीटा उसको हॉरिजॉन्टल खींच रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी कहां हो रही है, हॉरिजॉन्टल। यानी एफ साइन थीटा का हमारे लिए इस समय कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। देखो ये बात दिमाग में बैठ गई। अब वर्क के लिए क्या आया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी एफ इंटू एस कॉस थीटा। तो यहां से हमें पता चल गया कि अगर दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट है तो ए डॉट बी का मतलब होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है। ये बात दिमाग में बैठ गई। चलिए इसका जरा हम एक बार अप्लाई करके देखते हैं कि इसको कैसे अप्लाई किया जा सकता है। देखो मान लो मैं आपसे इसी क्वेश्चन के बारे में कह रहा हूं कि सपोज करो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटीज है ना, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटीज है, तो मैं उसको वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं। जैसे फोर्स के लिए लिखता हूं फोर्स इज इक्वल टू 2i प्लस 5j, ये वेक्टर फॉर्म हुआ बेटा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट लिखा जाए, मान लो डिस्प्लेसमेंट मैं लिख रहा हूं 3i प्लस 2j। अब मैं आपसे वर्क डन पूछ लूं तो वर्क डन क्या होता है, F डॉट S,
ठीक है। चलो अब आप क्या क्या दिमाग में आएगा, यहां पर ध्यान से देखना। मैं फोर्स के लिए वैल्यू रखता हूं 2i प्लस 5j मल्टीप्लाइड बाई 3i प्लस 2j। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दो, पूरा ओपन करिए, कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 i डॉट i, क्योंकि इनके बीच में कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है। 3 2 जा 6 i डॉट i प्लस 5 3 15 और ये हो जाएगा j डॉट i, j डॉट i। इसका लिखो 2 2 जा 4 i डॉट j। इसका लिखो 5 2 जा 10 j डॉट j। स्क्वायर मत कर दीजिएगा बेटा, ये ऐसा नहीं करना होता है, स्क्वायर नहीं कर दीजिए इसमें। वर्क डन है। अब देखो इसको बड़ा अच्छे से थोड़ा देखना है। चलिए i j और k का मतलब हम जानते थे, मान लो सिर्फ i j के बारे में आपको समझाता हूं। ये रहा i, ये रहा j। क्या सिखाया आपको, अगर a डॉट b है इसका मतलब क्या होगा, ए बी कॉस थीटा एफ एस कॉस थीटा। ये मैग्नीट्यूड है, ये दोनों वेक्टर हैं, लेकिन ये जो दोनों लिखते हैं ना एफ एस कॉस थीटा, ये मॉड ऑफ एफ है और ये मॉड ऑफ एस है। दोनों का हम क्या लिख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। अब देखो सही, मैग्नीट्यूड मतलब कोई वैल्यू होगी, ये मैग्नीट्यूड मतलब कोई वैल्यू हुआ, कॉस थीटा मतलब थीटा भी कोई वैल्यू आएगी, यानी मल्टीप्लाई करने पे आपको एक वैल्यू मिलेगी जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। जैसे मान लो फोर्स आया 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट आया 4, तो 10 इंटू 4 कितना आया 40। कॉस थीटा की वैल्यू मान लो 1/2, सॉल्व करने पे आया 20। तो 20 क्या मिला आपको, एक वैल्यू मिली, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, वो इस तरीके के फॉर्म में नहीं आएगा। ठीक है, यानी इसको कहा जाता है स्केलर प्रोडक्ट। अब जरा देखते हैं, आई को आई के साथ अगर मैं डॉट प्रोडक्ट में यूज करूं तो क्या आना चाहिए। देखो आई डॉट आई का मतलब क्या होगा, सुनो, आई डॉट आई लिखा जाए तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ आई कॉस थीटा। कॉस थीटा यानी आई का आई के साथ एंगल कितना बन जाएगा 0 डिग्री, और कॉस 0 कितना होता है 1। देखो आई और जे को बोला क्या जाता है, आई और जे को कहा जाता है, मैं नाम लिख देता हूं पहले, आई और जे को कहा जाता है यूनिट वेक्टर। आप इसका मीनिंग समझ गए होंगे। यूनिट वेक्टर मतलब होता है बेटा जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। जैसे आई का अगर मैग्नीट्यूड निकाला जाए, जे का अगर मैग्नीट्यूड लिखा जाए या के का अगर मैग्नीट्यूड लिखा जाए तो इनकी वैल्यू आती है 1, इसलिए इनको कहा जाता है यूनिट वेक्टर। अब मैं आपसे देखिए यहां पर क्या कह रहा हूं, आई डॉट जे का मतलब, आई डॉट आई निकालो पहले। आई डॉट आई का मतलब क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ आई कॉस, देखो एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री, तो कॉस 0। मॉड ऑफ आई का मतलब 1, क्योंकि उसको क्या पढ़ते हैं यूनिट वेक्टर, तो 1 इंटू 1 और कॉस 0 भी 1, यानी आई डॉट आई की वैल्यू कितनी आ गई 1। ऐसे ही सोचो सेम तरीके से, अगर मैं लिखता हूं जे डॉट जे, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, जे डॉट जे मतलब जे इंटू कॉस 0, उसकी वैल्यू भी आएगी 1, और के डॉट के की वैल्यू लिखो तो उसकी वैल्यू आएगी भी 1। ठीक है, यहां तक की बात हमारी क्लियर हो गई। यानी देखो आई डॉट आई की वैल्यू यहां पर हो जाने वाली है 1, जे डॉट जे की वैल्यू हो जाने वाली है 1। ठीक, चलो जरा चेक करते हैं आई डॉट जे या जे डॉट आई जो हम लिख रहे हैं इसकी वैल्यू कितनी होगी। यानी आई डॉट जे की वैल्यू लिखो, यहां से मैं लिख रहा हूं आई डॉट जे, यानी क्या हो जाएगा मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे कॉस थीटा। तो आई और जे के बीच में कितने का एंगल बनता है 90, यानी ये बन जाएगा कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, यानी आई डॉट जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, यानी ये टर्म हो गया 0, इसका मल्टीप्लिकेशन आ गया 0 और इसका मल्टीप्लिकेशन आ गया 0। जरा देखिए तो कितना है 6 प्लस 10 यानी 16 जूल। एक और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, चलो देखते हैं।
डॉट प्रोडक्ट में क्या याद रखना है, ए डॉट बी का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। देखो जो डॉट प्रोडक्ट में आपको याद रखना है वो क्या याद रखना है, अगर मुझे कहा जा रहा है ए डॉट बी मतलब बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा। थीटा जो है वो ए और बी के बीच के टेल टू टेल का एंगल है, ध्यान रहे हेड टू टेल के बीच का एंगल नहीं मेजर करने लगेगा। चलो ये बात दिमाग में रखे हमने। डॉट प्रोडक्ट निकालना थोड़ा बहुत एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा रहा हूं, देखिए ध्यान से सुनिएगा, एक क्वेश्चन और करा रहा हूं। आपकी बात 3 क्रॉस 3 का कर रहे हैं, मतलब आई जे के तीनों होगा। जैसे मान लो एक वेक्टर लिख रहा हूं ए, वेक्टर ए इज इक्वल टू लिख रहा हूं 5i 3j 2k और वेक्टर बी लिख रहा हूं 10i 6j 4k। देखो एक बार और बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आई जे का मतलब क्या हो गया, आई मतलब एक्स एक्सिस का और जे का मतलब क्या हो गया बेटा वाई एक्सिस। आई और जे को हम पढ़ते क्या है, आई और जे को क्या पढ़ते हैं, आई या जे या के, तीनों चीजें इनको पढ़ा जाता है बेटा यूनिट वेक्टर। इसको यूनिट वेक्टर क्यों पढ़ते हैं, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्योंकि इन तीनों का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं आई जे और के का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो उस मैग्नीट्यूड की वैल्यू आएगी 1, इसलिए इनको कहा जाता है यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड आएगा 1। ओके अच्छा, अब यहां पर क्या ध्यान रखा, आई डॉट आई उसकी वैल्यू कितनी थी 1, जे डॉट जे उसकी वैल्यू कितनी थी 1, के डॉट के उसकी वैल्यू भी कितनी थी 1। ठीक है, यानी आप ऐसा कह सकते हो कि अगर सेम के बीच में डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन अगर मान लो मैं आई डॉट जे निकालूं तो इसका मतलब क्या हो गया था बेटा मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे कॉस थीटा। तो देखो थीटा कितना होगा, आई ये रहा जे ये रहा, आई और जे के बीच में कितने का एंगल बनता है 90 डिग्री। तो यहां पर कितना आया बेटा cos 90, cos 90 कितना हो जाता है 0, यानी आई डॉट जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अच्छा ऐसे ही सोचो आई डॉट के की वैल्यू कितनी होगी 0, क्योंकि आई मतलब एक्स एक्सिस और जे मतलब ऐसे जेड एक्सिस, तो ये हो गया एक्स, ऊपर मान लो वाई और ऐसे बाहर निकलता हुआ मान लो जेड, तो जेड और एक्स के बीच में भी 90 डिग्री। आपको अगर याद हो तो आपने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड रूल दोनों में देखा था, तीनों फिंगर्स ऐसे स्ट्रेच करते हैं। एक्चुअल में देखो तो यही तुम्हारे एक्स वाई जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस और ये जो बाहर आ रहा है जेड एक्सिस। तो देखो एक्स और जेड के बीच में भी 90, वाई और जेड के बीच में भी 90, यानी अगर मैं अपोजिट किसी भी चीज का मल्टीप्लीकेशन कर लूं, यहाँ पे किसी को भी मल्टीप्लाई कर लूं, आई जे को जे के को कुछ भी सेम का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 1 आएगा, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करो तो 1 आएगा, जे को जे के साथ करो, के को के साथ करो तो 1 आएगा, बाकी किसी का आपस में मल्टीप्लीकेशन होगा वो कितना आएगा 0। ठीक है, यहां पर देखो मल्टीप्लाई करके देखो, अगर मैं a डॉट बी लिख रहा हूं, ठीक है a डॉट बी लिख रहा हूं तो 10 का मल्टीप्लीकेशन मान लो मैंने 5 के साथ किया तो 50, i डॉट आई कितना हो गया 1। ठीक, फिर 10 का मल्टीप्लाई अगर 3 के साथ करोगे तो i डॉट जे आएगा, 10 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो i डॉट के आएगा और इन दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी, i डॉट जे भी 0 हो जाएगा, i डॉट के भी 0 हो जाएगा। अब चलो j का मल्टीप्लाई करते हैं, तो j को i से मल्टीप्लाई करोगे 0, j को j से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 3 जा 18 और j डॉट j की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो ये बन गया 18 प्लस ऐसे इसका कर लो 4 2 जा 8। मतलब क्या करते हैं डॉट प्रोडक्ट में i को i के साथ मल्टीप्लाई करना है, j को j के साथ मल्टीप्लाई करना है और k को k के साथ मल्टीप्लाई करना है। डॉट प्रोडक्ट इजी है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट तो बहुत इजी है। आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करिए, जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करिए, के को के के साथ मल्टीप्लाई करिए, सर मल्टीप्लाई करके बस इसका एडिशन कर लो। अब कितना हो गया a डॉट बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 5 6 7। ठीक है, ओके अब देखो ये जो तुम्हें मल्टीप्लाई करने के बाद मिल रहा है, क्या इसमें आई जे के आ रहा है, नहीं इसमें आई जे के कुछ नहीं आ रहा है।
तो ये कैसी क्वांटिटी हुई, इसमें आई जे की यार नहीं लिखा, इसका मतलब इसका मैं कोई भी डायरेक्शन शो नहीं कर रहा हूं। तो इस तरीके से जो बनता है इसको कहा जाता है, ये कैसी क्वांटिटी मिली आपको, स्केलर क्वांटिटी मिली। ठीक है, अगर आई जे के फॉर्म में होता तो हम उसको क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। एक बार नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट निकालना हम सीख गए। अब देखो इसके एप्लीकेशन देखते हैं, डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन क्या है। तो पहला एप्लीकेशन इसका ये है एंगल फाइंड करने के लिए। ध्यान से सुनो, इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस को ध्यान से सुनना समझना, उस पर थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे। मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं ए और बी, अगर उनका मैं डॉट प्रोडक्ट लिखता हूं, मतलब क्या है बेटा, ए डॉट बी का मतलब क्या है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक, ओके। अगर मैं ऐसा कहूं कि एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 90 डिग्री, मतलब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर कहूं एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 90 डिग्री, मतलब ए और बी आपस में अगर परपेंडिकुलर है तो क्या मीनिंग हुआ, cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। यानी यहां से आपको मिल जाएगा a डॉट बी इज इक्वल टू 0। इसका उल्टा सोचिए कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, इसका मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। मीनिंग समझ के देखिए, अगर ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री मैंने रखा तो ए डॉट बी की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये बस थोड़ा सा रिवर्स आपको सोचिए तो एक एग्जांपल आपको मिलेगा कि दो वेक्टर्स का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट निकालूं और वो डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए, मतलब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख पाते हैं। जैसे मान लो मैं ऐसा कहूं, एक एग्जांपल सॉल्व कराता हूं। पहला एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि मान लो वेक्टर ए जो है वो है 2i 5j और यहां पर कुछ लिखता हूं xk। ठीक है, एक वेक्टर बी लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं i प्लस जे प्लस के, मतलब हर जगह 1 है, 1i 1j 1k। अब आपसे इसमें क्या कह रहा है कि बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ए और बी जो है वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। चलो इसको एक बार आप ट्राई करिए, मैं इसका सोल्यूशन कराता हूं। 1 मिनट है, ट्राई करिए। चलो इसे ट्राई करते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, ए और बी आपस में परपेंडिकुलर है, इसका उल्टा सोचना है। अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रहे होते तो वो एक दूसरे के मतलब एक दूसरे का डॉट प्रोडक्ट अगर निकाला जाता तो डॉट प्रोडक्ट आता 0। यहां सोचो अगर ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब ए डॉट बी की वैल्यू आनी चाहिए 0। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं बेटा, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करना है, जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करना है, के को के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आई को जे के साथ मल्टीप्लाई करने पे 0, आई को के साथ मल्टीप्लाई करने पे 0। तो चलो आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 2, जे को जे के साथ करो प्लस 5 प्लस के को के के साथ, यानी x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू कितना आया, -7। ठीक है, तो ये डॉट प्रोडक्ट का अपना इंपॉर्टेंस होता है कि हम डॉट प्रोडक्ट से क्या करते हैं, एंगल को कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो भी देख सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और आपको कराता हूं। ठीक है, देखिए मान लो मैं ऐसा कहूं कि दो वेक्टर्स मैंने आपको दे दिए, दो वेक्टर्स मैंने आपको दे दिया, आप कह रहे हैं कि बताओ उसके बीच का एंगल कितना होगा। जैसे मान लो मैं कह लूं कि एक वेक्टर कुछ इस तरीके से है, मान लीजिए वेक्टर ये a। ठीक है, सपोज करो यहां से एक वेक्टर स्टार्ट होता है, इधर जा रहा है, मान लीजिए ये वेक्टर b।
मैं आपसे पूछूं कि ए और बी के बीच का एंगल कितना है, ये थीटा कितना है, ये फाइंड आउट करना है। ये तो रैंडम है, कुछ दिया नहीं है, तो ये कैसे निकलेगा? देखो इसका यूज करो। cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a डॉट b डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b। ठीक है, cos थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, a डॉट b डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b। यहां से आपको एंगल मिल जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन ऐसा चेक करते हैं। ठीक है, ये हटा देता हूं पूरा। क्वेश्चन ऐसा डिजाइन करना होगा ना जिसके cos थीटा की वैल्यू आपको पता हो। चलिए क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन लिख लो बेटा। देखो जैसे मान लो एक वेक्टर है a इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। एक वेक्टर है 2 आई कैप 2 जे कैप 2 के कैप। ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल आपको निकालना है। ओके, देखो कैसे यार काम करना है इसमें। यही फॉर्मूला हो जाएगा ना, बस वैल्यू पुट कर दो। पहले क्या निकालना पड़ेगा, a डॉट b निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं। पहले वेक्टर a डॉट वेक्टर b निकालो। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं बेटा, i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ। तो 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना, 6। अब क्या चाहिए, a डॉट b की वैल्यू तो आ गई। अब चाहिए मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b। मॉड ऑफ a मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a। तो कैसे सिखाया था मैग्नीट्यूड ऑफ a, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कितना है बेटा, अंडर रूट 3। ठीक है, ऐसे ही मॉड ऑफ वेक्टर b निकालो। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 2 2। तो देखो 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, यानी 4 प्लस 4 प्लस 4। सॉल्व करिए, कितना आ गया, 4 4 8 प्लस 4 12। 12 को कैसे लिख सकते हो बेटा, 4 इंटू 3 लिखा जा सकता है ना। 4 को क्या लिख, 4 को रूट से बाहर निकाल दो, कितना हो गया, 2 रूट 3। ठीक है, बच्चों वाली चीज है, नेक्स्ट टाइम जैसा कुछ करने वाले भी नहीं है। थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करेंगे। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट स्केल तो हो गए, क्रॉस प्रोडक्ट के थोड़े से कैलकुलेशन फास्ट किए जाएंगे। अब देखो यहां पे सारी चीजें आ गई, क्या क्या रिक्वायरमेंट थी, a डॉट बी आ चुका, मॉड ऑफ a आ चुका, मॉड ऑफ b निकल गया। वैल्यूज डाल दीजिए यहाँ पे, डाल दो इसी फॉर्मूले में। cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a डॉट b की वैल्यू कितनी आई थी, 6 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ a कितना था, √3, मॉड ऑफ b कितना था, 2 √3। ओके, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6, सॉल्व करने पे आएगा 1। तो cos थीटा इज इक्वल टू आया 1। अब सोचो cos थीटा की कौन सी वैल्यू आती है जो 1 होती है। थीटा इज इक्वल टू यहां से कितना मिल गया, 0 डिग्री। ठीक है, अच्छा क्या ये सही है, चेक कर लेते हैं ग्राफिकली। ग्राफिकली कैसे चेक करेंगे, देखो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हो पाएगा, आप सारे क्वेश्चन ग्राफिकली नहीं चेक कर पाएंगे। आई डॉट आई, यहां पर आई प्लस जे प्लस के, मतलब ये किसका कोऑर्डिनेट होगा, 1 1 1। इसका कोऑर्डिनेट रहा होगा बेटा 1 1 1। यही सिखाया था ना वेक्टर कैसे लिखते हैं, इसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है, इसका क्या होगा 2 2 2, यानी एक वेक्टर 1 1 1 से पास कर रहा है, एक वेक्टर कहीं 2 2 2 से पास कर रहा है, तो 2 2 2 वाला वेक्टर यहां पे आएगा ऐसे, इसके एकदम ऐसे पैरेलल। ठीक है, मतलब 2i 2j 2k, तो एक तो थोड़ा ऊपर हो जाएगा, मतलब देखो यहां पर कहीं आएगा ना 2, 2 और 2j में भी है, यानी थोड़ा सा ऐसे बाहर भी तो निकलेगा। जैसे ये क्या होगा, 1 यूनिट ऐसे बाहर निकलेगा और ये वाला 2 यूनिट ऐसे बाहर निकलेगा। विजुअलाइज करिए, और दोनों लाइन एक दूसरे के कैसे आएंगे, पैरेलल। कोई बात नहीं, विजुअलाइज नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहां से मैथमेटिक्स तो इसका समझ आ रहा है, इसका मैथ्स तो कर लेंगे। ठीक है, इसे नोट करो, हम आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और करा लेता हूं। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, देखो
ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन कर लेते हैं, बच्चे वाले क्वेश्चन तो बहुत हो गए। ओके ठीक है, क्वेश्चन देखो एक। मान लो क्वेश्चन में ऐसा गिवन है a प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a माइनस बी का मैग्नीट्यूड, ऐसा गिवन है। कह रहा है प्रूव करो, प्रूव दैट a is perpendicular to b। ठीक है, अब इसमें मुझे कैसे पता चलेगा डॉट प्रोडक्ट का यूज करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। देखो यहां पर प्रूफ क्या करना है कि a और b आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं कहीं सॉल्यूशन में ऐसा प्रूव कर लूं कि a डॉट b की वैल्यू 0 है, अगर मैंने ये प्रूव कर लिया तो इसका मतलब मैं यहां से डायरेक्ट लिख सकता हूं कि a इज परपेंडिकुलर टू b। यानी अल्टीमेटली आपको प्रूफ क्या करना है कि a डॉट b की वैल्यू 0 है। चलिए यहां से देखते हैं, ध्यान से देखना ये है क्या। ये जो लिखा गया इसका मतलब समझिए। पहले मैंने क्या किया है, a और b वेक्टर को ऐड किया है, ऐड करके उसका मैग्नीट्यूड निकाला है। यानी ये क्या है, ये है रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर a प्लस b। ठीक है, अगर ये लिखा जाए तो ये क्या है, रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर, या फिर रिजल्टेंट ऑफ, यहां पर क्या एडिशन आएगा, रिजल्टेंट ऑफ, इतना डायरेक्ट लिख रहा हूं ना a प्लस बी, यहां पर लिख सकते हो रिजल्टेंट ऑफ a माइनस बी। क्या हमें रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद है? रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला लिखवाया था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर मैं वेक्टर्स को जोड़ रहा हूं और अगर रिजल्टेंट लिखना है माइनस करते हुए, b की जगह क्या कर देना था, माइनस b, तो ये हो गया था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। फिजिक्स के प्रीवियस लेक्चर्स को प्लीज रिवाइज करते रहें, नहीं तो आगे जाकर के थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। देखो ये कौन सा रिजल्टेंट है, जब हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं तब इस तरीके से रिजल्टेंट लिखते हैं। अब जब दो वेक्टर को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इस तरीके का रिजल्टेंट लिखते हैं। ठीक है, ये दिमाग में रहेगा, ये हटा रहा हूं मैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये पूरा जाने देते हैं, भी जाने दो। ओके, वैल्यू लिख लो इनकी जगह पर। अब ये क्या है, रिजल्टेंट ऑफ a प्लस बी। रिजल्टेंट ऑफ a प्लस बी क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू, ये क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है, अब क्या करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए तो रूट निकल जाएंगे स्क्वायर करने से। रूट निकल गया, अब यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां क्या बचा, 2ab cos थीटा, इसको इधर ले लो, प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। ये क्या मिला मुझे बेटा, 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखो इसका मतलब क्या है, 4ab cos थीटा, इन चारों का मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है। तो आइदर देखो 4 तो 0 हो नहीं सकता, आइदर a इज इक्वल टू 0, आइदर b इज इक्वल टू 0 और cos थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब a और b तो 0 हो नहीं सकते, दो वेक्टर्स हैं, हो सकते हैं ऐसा नहीं है, बट क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया। तो आपको यहां से क्या मिला, cos थीटा इज इक्वल टू क्या, 0। cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा कितना मिला, 90 डिग्री। हमने प्रूव कर लिया कि दोनों वेक्टर्स एक दूसरे पे कैसे 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, नोट करिए, आगे चलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो एक क्वेश्चन और देख लो। जैसे मान लो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि a प्लस बी डॉट a माइनस बी
ए और बी वेक्टर को जोड़ रहे हैं, फिर ए और बी वेक्टर्स को माइनस कर रहे हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट जो है ये 0 आ रहा है। ठीक है, कह रहा है देन प्रूव दैट मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी, यानी आपको ये प्रूव करना है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। ध्यान से देखना, दो वेक्टर हैं ए प्लस बी, मतलब ए और बी दो वेक्टर हैं, उसका एडिशन किया, उनका सब्ट्रैक्शन किया और उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। यू हैव टू प्रूव दैट कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल। चल सॉल्व करते हैं इसको। ब्रैकेट खोल दीजिए इसका, देखो ब्रैकेट ओपन करो तो क्या होगा, ए डॉट ए को ए के साथ प्लस बी डॉट ए माइनस करो, माइनस ए डॉट बी, ठीक है, और ये बी डॉट बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब सिर्फ ब्रैकेट को ओपन कर दिया। देखो अब इसमें क्या होता है, ए डॉट ए का मतलब क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, वेक्टर ए का स्क्वायर हो जाएगा, दो बार उसका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो। ठीक है, मीनिंग समझो इसका क्या हुआ। देखो हर एक का इंपॉर्टेंस अपना समझना होगा, इसका मीनिंग एक बार अच्छे समझ लो। मान लो मैं वेक्टर ए को लिखता हूं एक्स आई प्लस वाई जे, सपोज इस तरीके से लिख रहा हूं। ए डॉट ए का मतलब क्या हुआ, देखो ए को ए के साथ अगर मैं डॉट प्रोडक्ट निकाल लूं तो देखो आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, यानी एक्स को एक्स के साथ क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर, प्लस वाई को वाई के साथ करोगे क्या मिलेगा, वाई का स्क्वायर, यानी ये मिला तुम्हें ए डॉट ए की वैल्यू। ठीक है, ओके। जरा एक चीज देखो तो बच्चा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना, वो क्या आएगा, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। इन दोनों को ध्यान से देखो, मैं ये लिख सकता हूं कि अगर मैंने मॉड ऑफ ए का स्क्वायर किया तो मुझे मिलेगा यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या लिखा जा सकता है, ए डॉट ए। ये हो गया मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात दिमाग में बैठ गई, यानी यहां पर a डॉट ए की जगह लिख सकता हूं मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। ठीक, ओके। क्या ये a डॉट बी की वैल्यू और b डॉट ए की वैल्यू बराबर आएगी, मुझे नहीं पता, लेट चेक इट आउट। तो चेक कर लेते हैं इसमें। देखो ये तो समझ गया ना पूरा, ऐसे कहीं लिख लेना, एक मिनट है, लिख लो फटाफट, वीडियो पॉज करके मैं b डॉट ए और a डॉट बी निकालता हूं। ठीक है, लिख लिया। चल अगर मान लो मैं ये वेक्टर ए लिख रहा हूं, ऐसे वेक्टर बी सोचो, समझ लो ऐसा लिख रहा हूं, पी आई प्लस क्यू इंटू जे। एक काम करो बेटा, ए डॉट बी निकालो, तो आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू पी प्लस वाई इंटू क्यू। अगर मान लो मैं कुछ ऐसा कर दिया होता, बी इज इक्वल टू होता पी आई प्लस क्यू जे, और यहां नीचे लिखा होता ए इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। अब यहां पर अगर तुमने बी डॉट ए निकाला होता तो भी तो यही आता है, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, वाई को सॉरी जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करो। ठीक है, क्या दोनों सेम ही तो है, यानी ए डॉट बी और बी डॉट ए की वैल्यू इक्वल होती है बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये दोनों को कैंसिल आउट किया जा सकता है। ठीक हो गया। चल अब बचा हमारे पास क्या, ये जब चेक कर लिया ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होते हैं, वो दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब हमारे पास क्या बच रहा है, देखो अब हमारे पास यहां पर बचा ए डॉट ए माइनस बी डॉट बी इज इक्वल टू 0। यानी अब देखो ए डॉट ए को क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो, मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको ट्रांसफर होने तो रूट निकाल लो, क्या निकल गया, मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी। यही तो प्रूव करना था कि दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, सारी चीजें लगभग सारी चीजें कवर हो गई इसके अंदर। अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, अच्छा इसमें एक और वेरिएशन मैं आपको करा सकता हूँ, एक और क्वेश्चन ऐसे कर सकता हूँ।
कि आपसे ऐसा पूछा जाए, जैसे दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट याद है बेटा, दो वेक्टर्स का हम रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आता है बेटा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला आता था। ठीक है, आपसे कह रहा है इस रिजल्टेंट के फॉर्मूले को प्रूव करो, इसको प्रूव करिए। प्रूफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म होता है यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का यूज करके इसको प्रूव करो। मान लो ऐसा क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है कि रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। ये प्रूव करिए, लेकिन आपको यूज करना है डॉट प्रोडक्ट, वो ग्राफिकल मेथड यूज नहीं करना जिससे हम लोगों ने इसको डिराइव किया था। तो चलो इसका सोल्यूशन देखते हैं, कैसे आपको सोचना होगा वो ध्यान से देखिए। देखो बेटा, ए का स्क्वायर है, बी का स्क्वायर है, और ए और बी आपस में मल्टीप्लाई किए गए। ये तो तभी किया जा सकता है जब मैं कुछ इस तरीके का फॉर्म लिख दूं। देखो क्वेश्चन को देखकर कैसे आप सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं वो देखिए। ए स्क्वायर तब हो सकता है जब ए को ए के साथ मल्टीप्लाई किया गया हो, बी स्क्वायर तब हो सकता है जब बी को बी के साथ मल्टीप्लाई किया गया हो, और ए बी तब हो सकता है जब ए और बी आपस में मल्टीप्लाई किए गए हो। जरा देखो तो, ए प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं, क्या ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला प्रूफ किया जा सकता है? चेक करते हैं। देखो ए को ए के साथ मल्टीप्लाई किया, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस, अभी इसके पहले लिखा था ना, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? बी डॉट ए, चलो लिख देता हूं आपके लिए, ठीक है, प्लस बी का करो, ये कितना हो जाएगा? ए डॉट बी, बी का बी के साथ करो, कितना हो जाएगा? वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी। ठीक, इसको लिख सकते हैं ना, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। अच्छा, क्या a डॉट बी और b डॉट ए एक ही चीज हुई? तो इसको लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ a डॉट बी, और प्लस ये हो गया मॉड ऑफ b का स्क्वायर। देखो तो रिजल्टेंट आ गया क्या? अंडर, अब देखो तो, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि बेटा यही है रिजल्टेंट का स्क्वायर। अब आपको ये दिखना चाहिए कि रिजल्टेंट का स्क्वायर कैसे। आप बोलोगे नहीं सर ये कहां रिजल्टेंट का स्क्वायर है? रिजल्टेंट का स्क्वायर तो ये आता, अगर मैं इसको स्क्वायर भी करता तो ये आता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसमें 2ab cos थीटा थोड़ी आया, यहाँ पर आया 2 इंटू ए इंटू बी। ए और बी के बीच में कौन सा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट। तो ए डॉट बी का मतलब क्या होता है? ए बी cos थीटा। तो आप क्या कर सकते हो? रिजल्टेंट निकाल सकते हो यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। एक्चुअल में इसका कोई फिजिकल मतलब वो आप क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं सॉल्व करोगे, क्वेश्चन में डायरेक्ट आप रिजल्टेंट फॉर्मूले पे रख करके सॉल्व कर लोगे। इतना करने जाओगे तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बट सिर्फ इस तरीके से कि क्वेश्चन में कैसे वेरिएशन किए जा सकते हैं, आप डॉट प्रोडक्ट का क्या क्या यूज कर सकते हैं, इसके लिए एक छोटा सा एप्लीकेशन आपको बता दिया गया। ठीक है, चलिए आज के लिए हम यहीं पर रहने देते हैं। डॉट प्रोडक्ट सिर्फ आप प्रैक्टिस करिए, डॉट प्रोडक्ट को अच्छे से सॉल्व करो। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।